Assalamu alaikum. Now let's discuss some other aspects of energy management. And the first aspect which we'll be discussing is the energy accounting. There are three main parts of energy accounting: energy use monitoring, ability to measure the incoming and outgoing energy कि आप कितनी एनर्जी जो है वो आपको मिल रही है एंड कितनी एनर्जी जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड एनर्जी यूज रिकॉर्ड, एनर्जी का रिकॉर्ड रखना, that comes into the head in the domain of energy accounting. एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट कि आप कितना अच्छा उसको परफॉर्म कर रहे हैं, कि हाउ इफेक्टिवली यू आर यूजिंग इट. So levels of there are four different levels of energy accounting. First level is general accounting, effective metering, development of reports, calculation of energy efficiency and indices. ये बिल्कुल बेसिक लेवल होता है जिसमें आप जो इफेक्टिव मीटरिंग है कि आप अकाउंट कर रहे हैं एनर्जी यूजेस को बाय इंस्टॉलिंग मीटर्स एंड देन डेवलपिंग रिपोर्ट्स, और कैलकुलेशन द एनर्जी एफिशिएंट इंडेक्सेस के कितनी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है पर यूनिट डिफरेंट क्वांटिटीज. कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो यूजली कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी फ्लोज एंड एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन फॉर वेरियस कॉस्ट सेंटर. सब्सटेंशियल मीटरिंग आप थोड़ा सा इफेक्टिवली और सब ज़्यादा मीटरिंग करते हैं. Standard cost accounting, historical record. This is another level of accounting, which is effective cost center metering of energy comparison to historical data. कि ऑलरेडी जो डाटा आपके पास मौजूद है आप उसे कंपेयर करते हैं और फिर आप वेरिएशन चेक करते हैं कि आपकी एनर्जी जो हिस्टोरिकली क्या ट्रेंड था और अभी आजकल जो या करंटली आप किस तरह एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ट्रेंड क्या है. स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, इंजीनियर्ड स्टैंडर्ड. यूजुअली वी गो फॉर एक्यूरेट इंजीनियरिंग मॉडल्स and we compare the historical data with the current data in a more technical and engineered ways. There are different performance measures. For example, commonly used जो होते हैं वो energy utilization index होता है, EUI, which is basically BTUs या energy units, kilowatt hours कह सकते हैं, per square foot condition space, कि कितनी energy जो है वो per unit space या area जो है इस्तेमाल हो रही है. दूसरा यूनिट जो है वो एनर्जी कॉस्ट इंडेक्स है, ECI, कितनी एनर्जी पर यूनिट कंडीशन स्पेस इस्तेमाल हो रही है. इसके अलावा और भी यूनिट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल BTU पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, कितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं. डिग्री डे, एक दिन में कितना खर्च हो रहा है. कॉम्बिनेशन ऑफ BTU पर यूनिट डिग्री डे एंड फीड, कि एक दिन में पर यूनिट फीड कितनी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है. BTUs पर सेल्स डॉलर, कितनी एनर्जी जो है वो आपके जो सेल्स है उसमें इस्तेमाल हो रही है, कि इतने सेल्स डॉलर पर इतनी एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं. डॉलर्स एनर्जी पर सेल्स और प्रॉफिट और वैल्यू एडेड, जितनी एनर्जी आप इस्तेमाल कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, कि उसको वो भी एक मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर यूजिंग certain amount of energy and you calculate the amount of dollars for that usage, is basically lies in this category. BTUs पर डायरेक्ट लेबर आवर, पर यूनिट मशीन आवर या लेबर आवर कितनी एनर्जी आप इस्तेमाल हो रहे हैं. इन तमाम के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं, बट दे आर डिफरेंट डाइसेस एंड डाइसेस कैन वेरी एंड डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन एंड द plant you are working in. For example, General Motors Energy Responsibility, the method has three successful phases. General Motors एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके three different methods थे, phases थे. Design installation of accurate metering, that's a very first and very basic and very important phase, because when you are having a rigorous and accurate metering, you get the authentic data. डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी बजट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप बजटिंग कर लें. किसी सबसे पहले आप फाइनेंशियल बजटिंग करते हैं कि हम इस साल में या इस फिस्कल ईयर में इतना रुपया खर्च करेंगे इन 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 एरियाज़ में. सिमिलरली उसको एनर्जी बजटिंग कर लें, जिससे आपको आसानी होगी कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे आप उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं. पब्लिकेशन ऑफ रेगुलर परफॉर्मेंस रिपोर्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जिसमें आप पब्लिकेशन करें उन रिपोर्ट्स की जिसमें आप डाटा को जमा कर रहे हैं या परफॉर्मेंस जमा करें, ताकि आप वेरिएशन को रिकॉर्ड कर सकें या मॉनिटर कर सकें हिस्टोरिकली, ताकि आप इफेक्टिव measures ले सकें in order to manage the electricity. Yeah, for example, this is a very simple example. For example, consider a building with 100,000 square feet of floor area. It uses 1.76 million kilowatt hour of electricity and 6.5 million cubic feet of natural gas in 1 year. Find the energy utilization index for this facility. एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, एक आपके पास एक फ्लोर एरिया किसी बिल्डिंग का जो 100,000 फीट का है, 100,000 स्क्वायर फीट का है. इस यूजेस 1.76 million kilowatt of electricity and 6.5 million cubic feet of gas. तो हमें let's say we have in each
each kilowatt contains 3412 BTUs. हमने BTUs में convert कर लिया, and each cubic foot of natural gas contain 1000 BTU. Therefore total annual usage is the 1.76 exponential 6 जो कि हम electricity इस्तेमाल कर रहे हैं times 3412 converting into the BTUs plus 16.5 exponential 6 foot cube. That's the amount of natural gas we use, and that one one cubic feet of natural gas has 1000 BTUs. So you are converting everything into BTUs per year. मतलब 1.26 exponential 10 BTUs per year आप खर्च इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर आप उसको डिवाइड करते हैं टोटल एरिया से, which is 10 exponential 5, you get the EUI, which is energy utility index के इतनी energy per unit fit per unit per year इस्तेमाल हो रही है. And this gives you an idea कि जो आपकी बिल्डिंग है वो कितनी energy intensive है और कितनी energy intensive नहीं है ना. You can actually manage के flow जो per unit area है या per unit air आप एनर्जी को किस तरह सेव कर सकते हैं. दूसरी एग्जांपल है कि इफ़ अ कॉस्टिंग व्हिच इज ईसीआई एनर्जी कॉस्ट इंडेक्स. For example, if a annual cost for electric energy is 115,000 and annual cost of natural gas is 32,000, so the energy cost index, what would be the energy cost index? टोटल एनर्जी कॉस्ट जो है वो आपके पास 115 है, एंड यू हैव 32,000 फॉर द गैस. दैट मेक्स per year 147,500. So per unit area it gives you 1.48 feet cube, मतलब इतना डॉलर 1.48 per feet cube square पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस बिजली उस बिल्डिंग में जो आप पिछली एग्जांपल में हमने शो किया. तो दीज इंडाइसेस एक्चुअली गिव यू एन आइडिया कि आपने आपका जो डाटा है, these are very simple calculation as far as the engineering student are concerned, but these are really important when you go in the industry and you perform these kind of calculations. Energy tracking is बहुत important चीज़ है. Energy monitoring and targeting and tracking, MT&R, is a powerful management technique. Analyzing the historical energy performance of industrial, commercial and institutional facilities. सेटिंग एनर्जी रिडक्शन टारगेट्स. पहले आप एनालाइज करते हैं कि हिस्टोरिकल डाटा क्या है, क्या परफॉर्मेंस है मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ की. फिर आप अपने टारगेट सेट करते हैं और फिर कंट्रोलिंग करंट एनर्जी परफॉर्मेंस एंड प्रोजेक्टिंग फ्यूचर एनर्जी बजट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एनर्जी ट्रैकिंग इज कंसर्न. दिस टेक्निक इज इफेक्टिव इन अचीविंग एनर्जी कॉस्ट सेविंग. Channeling management information for identifying new measures, verifying implemented savings. So what we do, we monitor, we target and we report. Monitoring means कि आप meters लगा रहे हैं, you have gauges and all around and then you are targeting it specifically कि जो weak areas हैं, and then you are reporting it for the budgeting purposes and for the future planning. Key steps in MT and R process are measurement of energy consumption over time. Basic सी बात है. Measurement of independent variable that influence energy consumption, weather, production, occupancy. ये चीज़ें जो कि इंडिपेंडेंट है उनकी मेजरमेंट करना कि मौसम कैसा है, प्रोडक्शन कैसी है आपकी और ऑक्यूपेंसी के लोग कितने हैं. कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल. डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप कायम करना, मैथमेटिकल. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. स्टेटिस्टिकल technique, cumulative sum of difference, historical and application of QSM, historical analysis of energy performance using these different techniques. रिडक्शन ऑफ डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन टारगेट्स. आप डिफाइन करते हैं कि आपके जो रिडक्शन आप करना चाह रहे हैं टारगेट्स को वो किस तरह करने हैं आपने. आपकी अपनी लोकल डेफिनेशन होती हैं. फ्रिक्वेंट कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कंजम्पशन टू टारगेट्स. जो टारगेट्स आपने अचीव करने हैं और आपका जो रियल डाटा है या एक्चुअल कंजम्पशन है उसको वो उनके दरमियान आपने मुस्तकिल कंपैरिजन करना है ताकि ये आपको मालूम हो सके कि हाउ अवे यू आर फ्रॉम द टारगेट्स एंड हाउ डेविएटेड यू फ्रॉम द टारगेट्स. रिपोर्टिंग ऑफ कंजम्पशन एंड टारगेट वेरिएंसेस. क्या वेरी है आपने उनको रिपोर्ट करना है. दिस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू द हायर मैनेजमेंट एंड योर मैनेजर्स. टेकिंग एक्शन टू एड्रेस वेरिएंसेस. और फिर आपने एक्शन लेने हैं ताकि वो जो वेरिएशन आ रही है टारगेट्स में और एक्चुअल डाटा में वो किस तरह पूरी हो. Strategies of setting energy performance targets, eliminating the highest and least efficient point. Usually when you are making an energy performance model, हम least and highest efficiency points को हटा देते हैं because हम usually develop करते हैं on the basis of those points which in the common spectrum. Defining best historic performance as a target for selecting the period of best performance in the QSM graph. आप जो बेस्ट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है उसको टारगेट सेट करते हैं
जो हिस्टोरिकल डाटा आपके पास, ताकि आप उसको मीट कर सकें एटलीस्ट, एंड आफ्टरवर्ड्स आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं. Assessing the base production unrelated waste and incremental production related loads to identify specific action that can be taken to reduce them, and defining a new EPM that adjusts the incremental and base load parameter accordingly. अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा है जो कि इंक्रीमेंटल है, विद वक्त के साथ साथ बदल रहा है, तो आप अपने मॉडल को उसके लिहाज से चेंज करते हैं अकॉर्डिंगली. These are performance control. For example, consider the following EPM set for a certain process. यहाँ पे example है. This is not important, but the thing is that आप कोई भी EPM model आप देख सकते हैं as an example, energy performance model, and this is not a good. This is one of the example of EPM. So you can have a look at this performance control. एनर्जी ट्रैकिंग का एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिपोर्टिंग टू क्रिएट मोटिवेशन फॉर एनर्जी सेविंग एक्शंस. आप रिपोर्ट करते हैं अपने आप उसको रेगुलरली रिपोर्ट करते हैं टू द हायर मैनेजमेंट एंड टू योर स्टाफ टू रिपोर्ट रेगुलरली ऑन परफॉर्मेंस, टू मॉनिटर ओवरऑल यूटिलिटी कॉस्ट एंड मॉनिटर कॉस्ट सेविंग. इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस आर बेसिकली परफॉर्मिंग द ऑपरेशन. they perform action in energy consuming system जो आपके machines हैं for example, and then you measure the data from it, data collection analysis. you आप उसको कंट्रोल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ऑपरेटर भाई यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है बिजली, आप उसको फीडबैक देते हैं ताकि आप उसको कंट्रोल कर सकें. साथ साथ आप रिपोर्ट्स देते हैं सुपरवाइजर्स को कि आप बजटिंग, नेक्स्ट बजटिंग किस तरह की जाए, और फिर आप समरी इन्फॉर्मेशन देते हैं मैनेजमेंट को ताकि वो पॉलिसी डिसीजन ले सके. तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द डाटा कलेक्शन एनालिसिस. और वहाँ पे आपने मेजर किया है बेसिकली बाय इंस्टॉलिंग मीटर्स एंड अदर गेजेस, राइट. So we have three different output from the data collection. First, to the feedback to the operators which are performing the operations, and one is for the budgeting and reporting to the supervisors which are responsible for the whole operation, and then you have summary information to the management ताकि आप पॉलिसी बना सकें for the next year or for the coming time. एनर्जी ऑडिट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. वी ऑल्सो कॉल इट एनर्जी सर्विस. यूजुअली इसकी गोल्स क्या होते हैं, तो क्लियरली आइडेंटिफाई द टाइप्स एंड कॉस्ट ऑफ एनर्जी यूजेज. आप किसी भी सेटअप में, किसी भी कंपनी में या फैक्ट्री में आइडेंटिफाई करते हैं किस टाइप्स की और कितनी कॉस्ट है एनर्जी यूजेज की. ये आप ऑडिट करते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ द एनर्जी इज़ बीइंग यूज, कि एनर्जी किस तरह इस्तेमाल की जा रही है और कौन कौन सी जगह है जहाँ पे वो वेस्ट की जा रही है. टू आइडेंटिफाई एनालाइज ऑल्टरनेटिव सच एज इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल टेक्निक्स. आप उसके अलावा उसी ऑडिट की मदद से ही जो ऑल्टरनेट टेक्निक्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि जो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशनल टेक्निक्स उनको बेहतर बनाया जा सके, या फिर न्यू इक्विपमेंट और इंस्टॉल करके आप सब्सटेंशियली या काफ़ी हद तक एनर्जी कॉस्ट को गिरा सकते हैं. टू परफॉर्म एन इकोनॉमिक एनालिसिस ऑन दोज ऑल्टरनेटिव, ताकि जो आपने ऑडिट करने के बाद अपने ऑल्टरनेट दिए हैं उनका वो कितने कॉस्ट इफेक्टिव हैं और उससे क्या बिजनेस को फ़ायदा होगा. एनर्जी ऑडिट के डिफरेंट फेजेस होते हैं. पहला फेज जो है फेज 1 इज़ वेरी बेसिक, प्रिपेयरिंग फॉर एनर्जी ऑडिट, गैदरिंग प्रिलिमिनरी डाटा ऑन द फैसिलिटी. मतलब सबसे पहले कि आप बुनियादी तौर पर देखते हैं कि भाई एनालिसिस ऑफ बिल, आप बिल की एनालिसिस करते हैं कि भाई कितना बिल आ रहा है, बिजली का, गैस का, पानी का या डिफरेंट अदर फ्यूल का. आप देखते हैं कि जोग्राफिक लोकेशन क्या है, उस इलाके का वेदर कितना है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है. आप फैसिलिटी का लेआउट चेक करते हैं कि भाई जो डिज़ाइन है बिल्डिंग का वो किस तरह का है, कौन सी उससे आपको एक आइडिया होता है कि कौन सी जगह पे कौन सा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, कौन सी जगह ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो रहा. फॉर एग्जांपल कहीं एक कंडीशन लगे हुए हैं और वो कमरा जो है ज़्यादा एनर्जी दैट इज़ एक्चुअली बिल्ड इन अ वे दैट कि वहाँ पे ज़्यादा कूलिंग लोड है, तो ऑपरेटिंग आवर्स क्या हैं. ये बेसिक लोड, बिल्कुल बेसिक आपका फेज़ 1 है ऑडिट का. इक्विपमेंट लिस्ट निकाल लेते हैं कि भाई कौन कौन से इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड हैं आपके पास. फेज़ 1 में जो आपकी टूल्स होते हैं इस्तेमाल, वो आमतौर पर बहुत बेसिक टूल्स होते हैं कि आप टेप मीटर्स में लेंथ नाप रहे होते हैं, लाइट मीटर, थर्मामीटर्स, वोल्ट मीटर, एंड ऑल दीज लिस्ट एक्चुअली गिव्स यू एन इनिशियल आइडिया अबाउट द इन ऑडिट के सेफ्टी इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए, बिकॉज यू विल बी डीलिंग विद systems which are at higher temperature or are at risk of electric shocks, right? Airflow measurement device, blow door detachments, combustion analyzer. These are basic tools which are used for the energy audit at phase 1.
Safety is really important as far as safety of the personnel are really important when जब आप ऑडिट करने जा रहे हैं, बिकॉज जब आप डील करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में या थर्मल सिस्टम में, तो आपके पास प्रॉपर सेफ्टी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब उसके बगैर आपके पास आप ऑडिट नहीं करना चाहिए और ना आप कर सकते हैं। फेज टू जो है फैसिलिटी इंस्पेक्शन होता है, उसमें ज़रूरी आफ्टर द डाटा कलेक्शन एनालिसिस फैसिलिटी शुड बी इंस्पेक्टेड फॉर फर्दर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़, कि आप और एनर्जी कहाँ सेव कर सकते हैं। इंट्रोडक्टरी मीटिंग्स आप करते हैं यूजुअली विद द फैसिलिटी मैनेजर एंड मेंटेनेंस सुपरवाइजर्स। ऑडिट इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, जब आप फॉर एग्जांपल फ्लोर सुपरवाइजर एंड इक्विपमेंट ऑपरेटर से आप इंटरव्यू करते हैं कि व्हाट आर दियर ऑपरेशनल डिटेल्स, इक्विपमेंट कौन कौन से इस्तेमाल हैं, उनकी शेड्यूल्स क्या हैं, उनके मोड्स क्या हैं, प्रॉपर प्रॉब्लम उनकी प्रोसेस प्रॉब्लम्स क्या हैं, और उनसे आप डिस्कस करते हैं कि उनको रियल टाइम क्या प्रॉब्लम फेस होती हैं, जिसकी वजह से आपको एक आइडिया होता है कि एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम हो रही है और कहाँ पे एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है, किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। बिकॉज इंटरव्यूज़ लेने से आपको फिगर से या चार्ट से या डाटा से कुछ चीज़ें ऐसी मालूम नहीं हो पाती जो कि फर्स्ट हैंड प्रॉब्लम है या रियल प्रॉब्लम्स हैं, या ग्राउंड प्रॉब्लम्स हैं। तो ग्राउंड प्रॉब्लम अमूमन आप इंटरव्यूज़ या इंट्रोडक्टरी मीटिंग्स या इंटरव्यूज़ में आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं। इनिशियल वॉक थ्रू आप देखते हैं कि आप टूर कर रहे हैं विद द फैसिलिटी प्लांट मैनेजर के साथ, जो भी सुपरवाइजर है, ताकि आपको और डिटेल एंड डाटा मिल जाए और कुछ इंसाइट्स मिल जाए जो आपको हेल्प कर सके, जो आपको इनिशियल लेआउट से या डाटा या ड्राइंग से नहीं मिल पाई थी। फैसिलिटी इंस्पेक्शन डिटेल डाटा गैदरिंग आप करते हैं फेज़ टू के अंदर, एंड एनर्जी मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं कि कहाँ पे आप एनर्जी मैनेज कर सकते हैं, आप किस तरह चेंज कर सकते हैं सिस्टम फंक्शन ऑपरेशन को, किस तरह तब्दील करके आप एनर्जी मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एनर्जी कंजम्पशन जहाँ ज़्यादा है आप उसको कम कम कर सकते हैं। वर्किंग स्टेटस कैसा है, इफ़ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग तो उसको किस तरह रिस्टोर करना है और उससे फिर क्या फ़र्क पड़ेगा एनर्जी पर। एनर्जी कॉस्ट रिडक्शन अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं आप। मेंटेनेंस प्रोसीजर्स को वेरी देखते हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है आपकी एनर्जी कॉस्टिंग पे। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फेजेस सब फेजेस ऑफ फेज नंबर 2 इन एनर्जी ऑडिट। रिस्पॉन्सिबल पार्टीज ऑफ मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द ऑपरेशन एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम, आप देखते हैं कौन कौन से जो लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इन तमाम ऑपरेशंस को देखते हुए, और वो एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या अपना किरदार अदा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इंस्पेक्शन किया, उसमें एक बुनियादी चीज़ आपने नोट की, यू कैन हैव एनी डाटा शीट, आप किसी तरह भी डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। भाई यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल है कि आपने इंस्पेक्शन की कि भाई लोकेशन नॉर्थ साइड है, साउथ एंड जिम्नाजियम, वहाँ पे जो डोर है वो किस तरह का है, मेंटेनेंस कंडीशन उसकी पुअर है, साउथ में जो है वो ओके है, जिम्नाजियम में गुड थी। एस्टिमेटेड एयर गैप, कितना एयर गैप है, जो नॉर्थ साइड है उसमें एयर गैप ज़्यादा है, विच मीन्स के जो आपका कूल एयर जब ज़्यादा है तो विच मीन्स कि आपके जो कूलिंग लोड है, हीटिंग लोड है, बढ़ जाएगा, एंड दैट इज़ नॉट डिज़ायरेबल, राइट। साउथ जो है उसमें आपके पास ओके कंडीशन है, बट इट्स स्टिल देयर इज सम एयर गैप, बट इट रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस कंपेयर टू द नॉर्थ साइड। एंड जिम्नाजियम हैज़ कंडीशन इज़ वेरी गुड, सो देयर इज़ नो दिस इज सील्ड प्रॉपर्ली। सो देयर फॉर एग्जांपल विंडोज़ की बात कर सकते हैं। तो आप ये तमाम चीज़ें जब आप वॉक थ्रू करते हैं, जब भी आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, विदाउट walking through and from just only from the layout it's not possible. So you get the data and you see yourself practically कि यहाँ पे कहाँ का मसला है और कहाँ पे हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूफ टॉप एक बड़ी बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी कंज्यूमिंग या जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, वो अगर किसी बिल्डिंग की नॉट इंसुलेशन नहीं हुई भी, तो यू कैन एक्चुअली propose a solution that अगर if you insulate it and with proper data and calculation कि इतनी cost cutting या इतनी cost saving आप कर सकते हैं in summers in the form of cooling loads, right. फॉर एग्जाम्पल और क्या कर सकते हैं, फॉर अदर एग्जाम्पल्स वुड बी हीट स्टीम बॉयलर एंड स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो लीकेजेस हैं आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज ऑल्दो यू हैव ड्राइंग्स बट यू डो नॉट हैव द रियल पिक्चर ऑफ द ग्राउंड। HVAC एक बहुत बड़ा कूलिंग बहुत ज़्यादा लोड होता है आमतौर पर। मैक्सिमम लोड जो इलेक्ट्रिसिटी का वो सेकेंड HVAC को लेता है, या कंडीशनिंग और हीटिंग लेती है। ठंडे इलाकों में हीटिंग और गर्म इलाकों में कंडीशनिंग। तो इसको एफिशिएंटली अगर आप मैनेज किया जा सके, बिकॉज दैट्स अ हॉट स्पॉट, दैट्स द पॉइंट जहाँ पे एनर्जी को आप ठीक ठाक आप मैनेज करके बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम के अंदर लॉसेस आ सकते हैं, तो आप सिस्टम आप नए इक्विपमेंट इंस्टॉल कर सकते हैं जिसकी वजह से जो इंडक्टिव या रेजिस्टिव लॉसेस हैं वो कम हो जाएं।
लाइट विंडोज, रिफ्लेक्टिव सर्फेसेज। यूजुअली हमारे पास जो विंडोज़ होती हैं या जो लाइट्स होती हैं, लाइट्स मतलब कि आपके पास एफिशिएंट लाइट्स आप इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ में। अगर ऐसी विंडोज़ इंस्टॉल की जाए जहाँ पे एनर्जी जो है वो ट्रैप, एनर्जी वेस्ट ना हो, तो वो डेफिनेटली आपकी ओवरऑल एनर्जी एफिशिएंसी पर एक मुस्बित या पॉजिटिव असर डालेगी। हॉट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं, बिकॉज इफ़ यू आर हैविंग अ लॉस इन हॉट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट विल इम्पैक्ट the fuel, right? Because you need more fuel to produce that same amount of energy, right? So आपके बाद अगर hot water distribution system है, it could be for the heating purposes or for the usage, आप उसको क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे लीकेजेस तो नहीं है। एक कंप्रेशन एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर अगर आपके पास इनएफिशिएंसी है तो आप उसको कर सकते हैं। तो तमाम वो मोटर्स एक बहुत बड़ा एनर्जी एक्सपेंस होता है किसी सिस्टम के अंदर, बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है। अगर आपके पास मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकली इनएफिशिएंट हैं, तो वहाँ पर हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस अगर इनएफिशिएंट हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसे हो रहे हैं कि आपके पास जहाँ पे आप टाइम कम लगा रहे हैं, कम लगा के भी सेम प्रोडक्शन ले सकते हैं, मगर वहाँ पे आपके पास शेड्यूलिंग ऐसी नहीं हुई भी, या आपके पास मैन पावर जो है वो स्किल्ड नहीं है, तो वहाँ पे भी बिजली का खर्च या कोई जो भी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है उसको आप बचा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, इट्स लाइक, तो इट मीन्स you have countless different avenues to check where you can actually cut the energy usage, right? So it all depends upon कि आपके सिस्टम में फैसिलिटी इंस्पेक्शन, प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इनिशियली आप देखते हैं कि पीईएमओस क्या है, एनर्जी मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उनको आप प्रायोरिटाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड कॉस्ट सेविंग, कि कौन सी ज़्यादा कॉस्ट सेव करेगी, कौन सा ज़्यादा एनर्जी सेव करेगी। उसमें कुछ चीज़ें आपकी प्रायोरिटी होती हैं कि हम इनको यहाँ पे कॉस्ट एनर्जी नहीं सेव कर सकते बिकॉज दैट्स असेंशियल, और यहाँ पे हम कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। उसके बाद सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट्स आप देते हैं, डिटेल एनालिसिस रिजल्ट और कॉस्ट सेविंग रिकमेंडेशंस देते हैं। उसमें अमूमन एग्जीक्यूटिव समरी होती है दैट गोज टू द मैनेजमेंट, फैसिलिटी ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन होती हैं, एनर्जी बिल समरी होती है, टेबल्स होते हैं, रिपोर्ट्स हैं, आपके पास कैलकुलेशंस होती हैं, आपने जो एनर्जी मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आप आइडेंटिफाई करते हैं, और आप एक एनर्जी एक्शन प्लान बताते हैं कि मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ और इससे इस पर अमल करके आप अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। तो यू जस्ट एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है आमतौर पर कंपनीज़ में, और this is really crucial as far as the energy management is concerned. एनर्जी एक्शन प्लान रिकमेंडेड ईएमओज, आप जो ईएमओज हैं आप उनको रिकमेंड करते हैं, देयर इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल, किस शेड्यूल पर आप उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे, किस फेज़ में आप क्या इंप्लीमेंट करेंगे। वक्त के साथ साथ वी डिस्कस इट अर्लियर कि पहले फेज़ में आप यू गो विद यू गो विद द अपॉर्चुनिटी, यू लॉन्च अ प्रोग्राम जो कि एक्सेप्टेबल हो इनिशियल लेवल में, और फिर आप उन एक्शन प्लान को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करते हैं। एनर्जी कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम शुड बी कंटिन्यूली मैनेज, मतलब ऐसा ना हो कि आप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कुछ दिनों के बाद वो ख़त्म हो जाए, बिकॉज इट शुड बी एन ऑन गोइंग प्रोसेस। एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम किस तरह, बिकॉज व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग यू हैव अ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसमें आप मुस्तकिल उस प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक कर रहे होते हैं कि अगर आपको एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, बट सिमिलरली आप एनर्जी एक्शन प्लान जो है वो भी एक ऑन गोइंग प्रोसेस होना चाहिए एंड कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, बिकॉज ऐसा ना हो कि वो कुछ देर बाद उसे ख़त्म कर दें, बिकॉज इट विल बी एज कॉस्ट इफेक्टिव, इट विल बी एज बेनिफिशियल एज प्रोड्यूसिंग समथिंग एंड सेलिंग इट इन द मार्केट। फेज़ 2 में एनर्जी एक्शन टीम जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। द कमेटी नीड्स टू ड्राइव द रिकमेंडेशन ऑफ द एक्शन प्लान, आपके पास टीम होनी चाहिए और वो रिकमेंडेशन को ड्राइव करे। बाय सिक्योरिंग फंडिंग फॉर द चेंजेस, फंडिंग आप कितना अच्छा केस प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, मैनेजमेंट की तरफ, ताकि वो फंडिंग रिलीज कर सके, एंड दैट फंडिंग एंड योर रिपोर्ट शुड हैव द पे बैक पीरियड ऑफ द फंडिंग एंड द इकोनॉमिक द फाइनेंशियल बेनिफिट्स। Function of these teams are create support within the company for energy management, generate new ideas, evaluate suggestions, and set goals, implement the most promising ideas. So these are all the work for the energy action team जो अप्लाई कर रही है, वही ऑडिट कर रही है, वही मॉनिटर कर रही है। सो अगर आप देखा गौर से देखो, अगर आप गौर करें तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीम और टीम इन द कंपनी और इन अ सेटअप, जो कि ना सिर्फ कॉस्ट कटिंग कर रही है बल्कि एनवायरनमेंट के ऊपर भी एक पॉजिटिव असर डाल रही है, और कॉस्ट कटिंग की वजह से आपके पास फाइनेंशियल जो फ़ायदे भी पहुंच रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनर्जी मैनेजमेंट। इट दिस these two videos give you a very holistic approach, holistic view of the energy management, and the mathematical technical details are not very difficult because since you are a mechanical engineer, so इसमें जो basic calculations हैं energy की,
वही होती हैं कि कितनी कॉस्ट कटिंग हो रही है आपकी, और कितनी आप कितना जो बेसिक, बिल्कुल बेसिक आपकी जो एनर्जी या थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं या एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप उनको अप्लाई करके अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने घर की मिसाल ले लें कि आप किस तरह अपनी घर की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उनको कम कर सकते हैं बाय इंस्टॉलिंग, यू कुड हैव multiple countless different creative ideas to reduce your electricity bill. You can schedule your energy consumption accordingly. आप different electric appliances यूज़ कर सकते हैं। आप जो हाई टाइम्स हैं या जो हाई बिलिंग एरिया टाइम्स हैं, आप उसमें आप अपने यूजेस को कम कर सकते हैं। तो देयर आर different ways to manage your electricity on a domestic level as well as on industrial level, and you can come up with a very proper technical report for your, for example, for your bosses when you go in the industry to work. So this is it. So in the next lecture we will discuss some very interesting case studies about the energy management of different countries and different companies, inshallah. So thank you very much for listening.